हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का सीएससी टी20 चैलेंज का दूसरा मैच, जो कि होने जा रहा है डॉल्फिन्स और टाइटंस के बीच में। तो इस मैच का इम्पोर्टेंस क्या है ये समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा आज का जो पहला मैच हो रहा है वो कैसा जा रहा है। मतलब अगर वहाँ पे समझ लीजिए लायंस सही से जीत जाती है तो डॉल्फिन्स के लिए डेस्परेसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कि मतलब लायंस अगर बोनस पॉइंट के साथ जीतती है, मैं कह रहा हूँ, तो डॉल्फिन्स की तरफ से डेस्परेसी आपको देखने को मिलेगी कि तब उनको मस्टली इस मैच से जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो फाइनल में वो ऑटोमेटिकली पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, अभी का जो सिचुएशन है, डॉल्फिन्स पहले स्थान पर है, लायंस दूसरे स्थान पर है, टाइटंस तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। लेकिन अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो तीसरे स्थान पे जो वॉरियर्स की टीम है, जिनसे वो सिर्फ एक पॉइंट ही पीछे है, तो वो उनको क्रॉस कर जाएंगे और अपना जगह वो नंबर 3 टीम के तौर पे पक्का कर लेंगे। ठीक है, और नंबर 3 नंबर की टीम के तौर पर पक्का हो जाने का मतलब यही है कि वो प्लेऑफ्स में भी अपना जगह पक्का कर लेंगे। तो टाइटंस के लिए तो डेस्परेट मूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही, क्योंकि उनके पास जीत के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन अगर डॉल्फिन्स का मतलब पहला मैच अगर लायंस सही से जीत जाती है तो डॉल्फिन्स को भी आपको यहाँ पर डेस्परेट मूव होते हुए देख सकते हैं। अगर लायंस पहला मैच हार जाती है या फिर बारिश की वजह से लायंस के मैच धुल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तब जाके हो सकता है कि डॉल्फिन्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करें, जिसके भी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको उन्होंने प्रॉपर मौके नहीं दिए हैं, तो उनका रोल उस वक्त बढ़ सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्या क्या हो सकता है, और अगर कुछ बेंच वाले प्लेयर्स को मौका मिलता है तो आप किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हो, और क्या क्या हमारे पास है एक्सपीरियंस करने लायक, वो देखने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये दोनों जो टीमें हैं ये टूर्नामेंट के शुरुआत से वन ऑफ द फेवरेट्स माने जा रही थी। टाइटंस के लिए अभी चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि उनको एक ऐसी टीम को हराना पड़ेगा जो मतलब अनबीटेबल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने घर पे मैचेस हो रहे हैं, लगातार फ़ायदा उनको मिले जा रहा है, तो उनको हराना है टाइटंस को, अगर उनको अगले राउंड पे मतलब प्लेऑफ्स में जाने को है। ठीक है, आखिरी 5 अगर टी20 मैचेस की बात करें तो डॉल्फिन्स यहाँ पर आपको पिछड़ती हुई दिखेगी टाइटंस के अगेंस्ट में। इस फिक्चर में ना कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशंस है मेरा, जो कि मैं आपको आगे शेयर करूँगा। पहले आप टी20 मैचेस को देख लीजिए क्या क्या होता है। अच्छा, ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें डरबन में खेले थे। ठीक है, टी20 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो डॉल्फिन्स ने यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर बनाया था 168 का, जहाँ पर जॉन डो का रन था, डाला, ये दोनों करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल हैं। टाइटंस चेज नहीं कर पाई और बैटिंग कोलैप्स और हो गया। सुब्रायन, महाराज दोनों स्पिनर्स ने यहाँ पर मतलब झंडे गाड़ दिए थे फ्राइडिंग के साथ। सही है, लेकिन जैसे ही वो डरबन से बाहर गए, उसी सीज़न का मैच है, ये था उस सीज़न का फाइनल, तो डॉल्फिन्स का वो हालत हुआ जो उन्होंने अपने घर पे टाइटंस का करा था। 100 रन पे वो निपट गए। मॉरिस, एनकेडी, डाला फिर से आपको यहाँ पर अच्छा करते हुए दिखेंगे। डाला का ये सीज़न था, ये मतलब 1-2 सीज़न ऐसा गया था जहाँ पर उन्होंने ब्रेकआउट परफॉर्मेंस करा था, लेकिन उसके बाद से डाला आपको मतलब उस फॉर्म के आसपास भी नहीं दिख रहे होंगे। टाइटंस ने यहाँ पर बड़े ही आराम से चेस कर लिया, फिर भी आपको फ्राइलिंग का और जॉन डो का यहाँ पर एक विकेट था। और आखिरी अगर मैच हम देखेंगे तो ये मैच हुआ था पायटामिलिट्सबर्ग में। ये भी डॉल्फिन्स का होम ग्राउंड है, लेकिन ये डरबन तो नहीं है। तो डॉल्फिन्स ने यहाँ पर डिसेंट स्कोर खड़ा किया था, फ्राइलिंग ने रन बनाए थे, डाला के यहाँ पर भी विकेट से। टाइटंस ने कर लिया था चेस। हेनरी डेविड्स और थॉरिस डेब्रॉयन का परफॉर्मेंस है, सुब्रायन का यहाँ पर भी हालांकि विकेट था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डरबन में जो एकमात्र मैच हुआ है आखिरी 5 में से, वही मैच कॉम्प्रीहेंसिवली डॉल्फिन्स की टीम जीती है। लेकिन बाकी 2 मैच जहाँ पर भी हुए हैं वो मैच वो हारे हैं, और बहुत ही बुरी तरीके से हारे हैं। मतलब बॉलिंग के नाम पे उनके लिए कुछ भी नहीं रहा है, और ये चीज़ हम सदियों से कहते आ रहे हैं। सदियों से मतलब जितने दिनों से हम साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस कवर कर रहे हैं, तब से कहते हुए आ रहे हैं कि डरबन है डॉल्फिन्स का घर, डरबन है डॉल्फिन्स का गढ़, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो स्पिन होता है, और डरबन होता है स्पिन कैपिटल साउथ अफ्रीका का। और जैसे ही आप देख सकते हैं डरबन के बाहर वो गए हैं, चीज़ें सही नहीं गई हैं, लेकिन इसको लेकर हमें ज़्यादा बातें करनी नहीं है, क्योंकि डरबन के बाहर तो मैच होगा ही नहीं। अभी तो मैच डरबन में हो रहा है, तो डरबन में ही जो चीज़ें हैं उनको ही हमें कॉन्सिडरेशन में रखना है। और कॉन्सिडरेशन ये है कि आखिरी जो मैच हुआ था 1 साइडेड, यहाँ पर डॉल्फिन्स की टीम जीती थी। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं आखिरी जो मैच हुआ था डॉल्फिन्स ने 168, जो कि ठीक ठाक स्कोर है, अच्छा स्कोर है आप कह सकते हैं, करा था। लेकिन डोमिनेशन उनका आया था बॉलिंग से, और वो लीड किया था किसने, उनके स्पिनरों ने। ठीक है, जो सुब्रायन और महाराज दोनों स्पिनर्स थे। अगर मैं
T20 मैचेस में क्या क्या है आपने देख ही लिया है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बोले तो डरबन का ही मैच है, बाकी दो मैचेस तो अलग ग्राउंड पे हुए थे, तो रिजल्ट्स भी अलग आए थे, लेकिन उसको लेकर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको मोमेंटम वर्ल्ड कप की चीज़ें बताऊँ, मोमेंटम वर्ल्ड कप में क्या होता है, सेम चीज़ें हमें वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। डरबन में डॉल्फिन्स को हरा नहीं पाती है टाइटंस की टीम, मतलब दूसरे ग्राउंड्स पे हमने 300 350 तक भी बनते हुए देखे हैं टाइटंस के बैट्समैनों द्वारा। डॉल्फिन्स के उसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में, जिस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में वही टाइटंस की टीम डरबन में हो सकता है 250 के आसपास भी स्कोर नहीं बना पाती है। ये 50 ओवर मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा ही देखा गया है कि डॉल्फिन्स के जो स्पिनर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं टाइटंस के बैट्समैनों को इस फिक्चर में, ठीक है। एंड क्योंकि मैं स्पिनर की बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये कारनामा जो है majority ऑफ द टाइम्स हुआ है डरबन में ही। डरबन के बाहर ये चीज़ें उतनी चली नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इस सीज़न में भी ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, 4 डे सीरीज़ में भी एक मैच हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक ही इनिंग्स हो पाया था, उसके बाद बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया था। इस सीज़न के मोमेंटम वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सेम ग्रुप पे थे, दूसरा मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था, पहला मैच हुआ था और वहाँ पे क्या हुआ था मैं वो भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। उसके पहले अगर मैं मोमेंटम वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड होल्डर्स की बात करूँ तो टाइटंस के होकर बैटिंग में आपको क्लासन के नाम दिख जाएंगे, एडन मार्करम एक बहुत ही डिसेंट नाम यहाँ पे रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो एडन मार्करम हमेशा ही उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया है डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, बहुत बड़े बड़े शतक लगाए हैं उन्होंने डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग जो लास्ट सीजन था मोमेंटम वर्ल्ड कप का, उस सेकेंड लास्ट सीजन माफ करना, सेकेंड लास्ट सीजन में भी मोमेंटम वर्ल्ड कप के उन्होंने शतक लगाया हुआ था, बहुत बड़ा वाला, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनके जो रन्स हैं वो आए हैं डरबन के बाहर, डरबन में नहीं आए हैं। अच्छा, और दूसरी जो बात है कि यहाँ पर अगर परफॉर्मर को देखो तो साढ़े लल्वी का नाम आपको दिख जाएगा, जो हमेशा ही स्टार्ट लेते हुए दिखे हैं, कुछ मैचों में अच्छे स्कोर्स भी उन्होंने बनाए हैं। टाइटंस की तरफ से बॉलिंग में जूनियर डाला, जिनका नाम आपने ऊपर भी देखा है, लेकिन शायद स्टार्ट करने को नहीं मिले, और रॉबी फ्राइलिंग। इस सीज़न में जो एक मैच हुआ था वहाँ पर भी डॉल्फिन्स की टीम ने जीत करा था, वहाँ पर महाराज नहीं खेल रहे थे, सुब्रायन ने वहाँ पर भी विकेट निकाला हुआ था, लेकिन वहाँ पे लीड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तंग करने का जो मामला था स्पिनरों का वो किया था सेनोरियल मुतुसामी ने, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर 2 विकेट निकाला हुआ था, और टाइटंस की बैटिंग उतना खास कुछ हुआ नहीं था। डॉल्फिन्स की बैटिंग से रॉयल ऑप्शन वगैरह परफॉर्म कर रहे थे, रॉयल ऑप्शन, जॉन डो, ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो कि अभी अवेलेबल ऑफ कोर्स नहीं है। रॉयल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जॉन डो है अभी भी। और एक और जो चीज़ हमें मोमेंटम वर्ल्ड कप से देखने को मिली है कि टाइटंस की बैटिंग ऑन एन एवरेज सही रहती है, ठीक है। भले ही वो डरबन में मैच हार जाते हों, लेकिन ठीक ठाक ही बैटिंग उनकी हो जाती है, 250 के आसपास स्कोर फिर भी बना देते हैं, ठीक है। डरबन के बाहर 300 के पार भी ज़्यादा है, लेकिन डरबन के भीतर 250 के आसपास भी रहा है। और डॉल्फिन्स की तरफ से बैटिंग में इश्यूज आए हैं, ठीक है, चाहे वो मैच जीते चाहे वो हारे, लेकिन उनकी बॉलिंग की वजह से डरबन में वो हमेशा ही एज पे रहे हैं। तो यह है कहानी जो कि बता सकता था मैं इस फिक्चर के बारे में। T20 में क्या क्या चीज़ें हैं आपने देखा है, वनडे में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, इस सीज़न में भी एक मैच हो चुका है। जो मैच था ये डॉल्फिन्स ने बनाया था 272, जहाँ पर रॉयल ऑप्शन के रन थे, जैसे मैंने आपको बताया। पहलू वायो ये भी मतलब पता नहीं है इनका फिटनेस का क्या मामला है, फिट अगर होते हैं तो ज़रूर खेलेंगे, नहीं तो बता नहीं सकते। और मुतुसामी, फ्राइलिंग के परफॉर्मेंसेस थे यहाँ पे। एक और चीज़ अगर आप नोटिस कर सकते हैं, तबरेज़ शामसी यहाँ पर खेले थे, कुछ खास इफेक्टिव नहीं हुए थे। और ये चीज़ मैं हमेशा ही कहता हूँ कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में आप बहुत ही रेयरली देखेंगे कि कोई स्पिनर जो है उनके अगेंस्ट में सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ये उनका उसी का एग्जाम्पल है। टाइटंस की बैटिंग बहुत ज़्यादा खराब रही थी, नीचे से थैंडो एंथनी और एबॉट जो थे बॉलर, उन्होंने रन बनाया था, नहीं जाके 196 तक गया स्कोर। थॉनी चैपलिन के परफॉर्मेंसेस थे। बॉलिंग में मुंगरू ने यहाँ पर 2 विकेट निकाला था फ्राइलिंग के साथ, और मुतुसामी जैसा मैंने बताया, और रुआन डेशवर्ड। ये है आखिरी मोमेंटम वर्ल्ड कप का मैच जो हुआ था। रुआन डेशवर्ड अगर बॉलिंग करते तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते थे, लेकिन क्योंकि एज ए बॉलर उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है अभी के लिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस उनका थोड़ा कम हो जाता है। तो ये है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉल्फिन्स ने यहाँ पर भी मतलब ये हुआ था पॉचेस्ट्रूम में, हालांकि जहाँ पे हो सकता है ये डरबन नहीं हो, लेकिन स्लोनेस वगैरह यहाँ पर भी होता है, जो कि हमने कवर करा हुआ था मोमेंटम वर्ल्ड कप में, वो याद ही होगा। तो ये है सारी चीज़ें जो कि हम बता सकते हैं, जो कि हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पर ऑफकोर्स हैं जिनके उस तरह से आपको रेलिवेंट रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके बारे में आगे मैं बात करूँगा। आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के याद करवा दूं मैं आपको। जो डॉल्फिन्स का मैच था वो उन्होंने लायंस को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था,
और वो उसी जगह पर देखिए बैटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा था। पीटरसन और मिलर के स्कोर्स थे। पीटरसन जो नाइट्स के होकर खेलते थे तो कंसिस्टेंट स्कोरर रहे थे टाइटंस के अगेंस्ट में। इवन आखिरी जो मैच खेला था उन्होंने नाइट्स के होकर, तब भी उन्होंने स्कोर करा हुआ था। और देखिए पीटरसन एक ऐसे प्लेयर हैं, आप इनसे उम्मीद नहीं रख सकते कि मतलब 20 गेंद में 40 रन का कोई इनिंग्स वो खेल देंगे, लेकिन कंसिस्टेंट स्कोरर तो है, ठीक है। हालांकि टाइटंस की बॉलिंग जो है बहुत बुरी तो नज़र नहीं आ रही है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। बाकी ठीक ठाक ही कर रहे हैं पीटरसन आखिरी 2 मैचेस से। तो लायंस ने यहाँ पर बनाया था 110 सिर्फ, जहाँ पर सुब्रायन के विकेट्स थे और आखिर में जो विकेट्स निकाले थे मुंगरू, बाटमन, फ्राइडिंग ने, और महाराज का भी एक विकेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और टाइटंस का जो मैच था वो वॉरियर्स के अगेंस्ट में था। ये मैच अगर टाइटंस जीत जाते ना तो अब तक वो मतलब प्लेऑफ्स में पहुंच चुके होते। ये मैच वो हार गए, जिसके वजह से अभी भी उनको मशक्कत करना पड़ेगा। 157 बनाया था। ये कुछ थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला था। बॉलिंग सही थी, बॉलिंग में कोई इशू नहीं है अभी भी, लेकिन बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मतलब पहले मैच से ही उनका बैटिंग जो है ख़राब चल रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं आए हैं उनकी बैटिंग में जिन्होंने कुछ बड़ा स्कोर खड़ा किया हो, जिनसे उम्मीदें रही हैं उन्होंने भी अच्छा नहीं करा है। थॉयलिस डे ब्रुयन जो कि अच्छा कर रहे थे सीजन की शुरुआत से, 2 मैच फेल होने के बाद उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। तो इश्यूज़ तो है बैटिंग में। बॉलिंग भले ही कितनी भी अच्छी हो रहा है, क्लासन और मार्करम के स्कोर से, मार्करम अच्छा खेल रहे थे यहाँ पर, लेकिन आउट हो गए थे, कॉटन बोल्ड हो गए थे। नहीं तो यहाँ पर उनका पोटेंशियल अच्छा नज़र आ रहा था और आखिरी मैच अच्छे टच पे नजर आए थे मार्करम। और यहाँ पर कुछ और नहीं है बताने लायक। ये मैच भी बहुत ही बुरी तरीके से टाइटंस की टीम हार गई थी और इस हार की वजह से इनका जो नेट रन रेट है वो भी काफ़ी हद तक धक्का खा चुका है। प्लेइंग 11 की बात करें तो ये मैच का प्लेइंग 11 डिसाइडेड होगा क्या रिजल्ट आता है पहले मैच में। अगर समझ लीजिए पहला मैच लायंस जीत जाती है तो डॉल्फिन्स अपने बेस्ट 11 के साथ आएगी, ये पक्की बात है। मतलब अगर लायंस बोनस पॉइंट के साथ जीत जाती है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ वो जीतते हैं तो वो एंड करेंगे 16 पॉइंट में। डॉल्फिन्स के पास ऑलरेडी 17 पॉइंट है, तो वो फाइनल में चले जाएंगे। अगर बोनस पॉइंट के साथ लायंस खत्म करते हैं तो 17 पॉइंट उनको मिल सकता है, लायंस 17 पॉइंट में खत्म कर सकते हैं। और डॉल्फिन्स अगर बुरी तरीके से हार जाती है तो नेट रन रेट का इशू आएगा, तो वो एक इशू आ सकता है। तो ये भी एक मैटर है। और अगर समझ लीजिए पहला मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, जिसके भी काफ़ी चांसेस हैं, तब भी डॉल्फिन्स आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख सकती है, ठीक है। चांसेस हैं तो वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो नहीं तो यही हो सकता है इनका प्लेइंग 11। इनमें से जो प्लेयर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे नेरवी जिनके यहाँ पर रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, खाया जोंडो, इन्होंने भी जब भी डरबन में मैचेस हुए हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस करा हुआ है। डेविड मिलर का उतना कुछ खास तो है नहीं, और देखना पड़ेगा सेफ प्लेयर होंगे खाया जोंडो और डेविड मिलर में से एक को ही आप ले सकते हो। उसके बाद रॉबी फ्राइडिंग, ये भी अगर आप नीचे आएंगे तो महाराज, सुब्रायन फिर से मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। महाराज तो यूनिवर्सल पिक होने ही वाले हैं, आप देख ही सकते हैं। विदाउट मतलब विकेट्स भी वो कितने पॉइंट देके जाते हैं। और सुब्रायन का इंपॉर्टेंस मैं फिर से कहूँगा, अगर दूसरी इनिंग में बॉलिंग हो रही है, अगर पहला मैच होता है तो ठीक है, अगर पहला मैच होता है और उसी पिच पे दूसरा मैच भी हो रहा है, दूसरे इनिंग में बॉलिंग मिल रही है, तब सुब्रायन का प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी सुब्रायन का इस पिक्चर में रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा ही है, रिगार्डलेस ऑफ टॉस इनको ले सकते हो, लेकिन दूसरे इनिंग में इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, मैं इतना ही कह रहा हूँ। केविन मुंगरू आखिरी बार जो मैच खेले थे वहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाला था। मतलब आखिरी जो मैच उन्होंने टाइटंस के अगेंस्ट में खेला था मोमेंटम वनडे कप में, उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। और अभी भी कम लोग इनको ले रहे हैं, बाटमन के साथ लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बाटमन और मुंगरू में से मुझे एक को लेना है, मैं किसको लूँ, तो मैं मुंगरू को ही हमेशा प्रायोरिटी दूंगा। अच्छा, बेंच पे जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इनमें से डुपाविलन आपको देख जाएंगे। मुतुजामी पता नहीं क्या कोई इंजरी कंसर्न है या नहीं, और पहलुक भाई अगर फिट होते हैं तो रॉयल ऑप्शन का भी मुझे लगता है फिटनेस इशू है। तो यहाँ पर सिर्फ डुपाविलन का ही मुझे पता नहीं है कोई फिटनेस इशू है या नहीं, और बाकी सारे प्लेयर्स, ईथन बॉस को टीम एक बार मौका दे चुकी है, कुछ खास नहीं कर पाए थे। बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे या तो फिटनेस इशू है या फिर कोई और, तो मुझे नहीं लगता कि डॉल्फिन्स के पास बहुत ज़्यादा स्कोप होगा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह करने का। एक हार्डली वो ये कर सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ, अगर समझ लीजिए आप देख रहे हैं कि पहले मैच में ऐसा कोई रिजल्ट आया है जिसकी वजह से डॉल्फिन्स काफ़ी रिलैक्स्ड हो सकती है, तो हो सकता है कि वो रुआन डेशवार्ट को बॉलिंग दे, ठीक है। रुआन डेशवार्ट को बॉलिंग मतलब दी नहीं गई थी, और अगर मतलब फर्स्ट प्लेइंग 11 के साथ और सीरियसली खेलती है डॉल्फिन्स की टीम, तो हो सकता है कि रुआन डेशवार्ट को वापस बॉलिंग नहीं मिले। लेकिन अगर इस मैच का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो तो अपने मेन प्लेयर्स को थोड़ा बहुत रेस्ट देकर रुआन डेशवार्ट से भी बॉलिंग को दे सकते हैं। तो मैच का रिजल्ट क्या हो रहा है पहले मैच का, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस मैच में टीम किस तरह के बिहेवियर कर सकते हैं अपने प्लेयर्स के साथ।
टाइटंस की तरफ से बताया जाए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं। इनके पास बेंच में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बॉलिंग तो इनकी सही हो रही है और उनके पास जो ऑप्शंस है वो बॉलर ही है। मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है, एक है थॉनिस डे ब्रुयन, जिनको मैं तो पर्सनली कभी भी नहीं चाहता कि बाहर करा जाए, भले ही वो पहले 2 मैच फेल हुए हैं, लेकिन उनके बदले में जिनको लिया गया है उन्होंने इस दौरान कोई कम्पिटिटिव मैचेस खेले ही नहीं हैं। ठीक है, ना ही 4 डे मैचेस खेले हैं, ना ही मोमेंटम वर्ल्ड कप में खेला है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों हेनरी डेविड्स को मतलब प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर मेरे को पर्सनली आप पूछेंगे तो मैं हमेशा ही थॉमस डे ब्रुयन की प्रायोरिटी दूंगा। इस सेक्शन में दो प्लेयर्स के मैंने आपको नाम, एक प्लेयर का नाम मैंने आपको बताया, वो है एडन मार्करम, जिन्होंने डरबन के बाहर हमेशा अच्छा करा है, लेकिन आखिरी मैच में अच्छे टच पे नजर आए थे। बाकी इनकी एबिलिटी क्या है, अगर आप 2 सीजनों से मोमेंटम वर्ल्ड कप खेले होंगे आपको पता होगा। डीन एल्गार कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं इस फिक्चर में, बैटिंग से भी हो, बॉलिंग से भी हो, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है कि जब भी डरबन के मैदान पे डीन एल्गार खेलते हैं अगेंस्ट डॉल्फिन्स वो भी, तो इनका परफॉर्मेंस अलग लेवल पे आता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बाकी देखिए फॉर्म को लेकर कोई इशू नहीं है, हालांकि ये फॉर्मेट इनके लिए उतना ज़्यादा सूटेबल मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फॉर्म को लेकर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इशू होना चाहिए। अच्छा, एक प्लेयर के बारे में मैं कहना चाहूँगा जिनको हो सकता है कुछ लोग लेंगे या फिर कुछ लोग नहीं भी ले सकते हैं, वो है सिबनले मकान्या। सिबनले मकान्या पहले डॉल्फिन्स के होकर खेलते थे, तो ये जो टीम है डॉल्फिन्स की, इसके बारे में इनको काफ़ी आइडिया होगा। पिछले सीजन तक भी ये डॉल्फिन्स के होकर खेलते थे। इस ग्राउंड पे तो भतेरा आइडिया है ही, और इसका काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल भी रहा है। काफ़ी अच्छे स्टार्ट्स उन्होंने लिए हुए हैं कुछ मैचेस में। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो हेनरी क्लासन दिख जाएंगे। क्रिस मॉरिस के ऊपर आज के मैच में मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है कि क्रिस मॉरिस एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर उनको बैट पे बॉल मिल जाता है तो ऐसे कंडीशन में उनको लिए हेल्पफुल होता है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी टीम के अगेंस्ट में आप खेलने की बात कर रहे हो जहाँ पे स्पिनर्स होते हैं ज़्यादा, और अगर दूसरे इनिंग में मैचेस की बात करेंगे आप तो पिच में स्लोनेस उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। बाकी बॉलिंग से कुछ करेंगे तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है बैटिंग से आज के मैच में मॉरिस को काफ़ी इशू आने वाला है। नीचे आएंगे तो साइमन हार्मर, लिजार्ड विलियम्स, सेले, एनगिडी या शामसी। सेले भी पहले डॉल्फिन्स के होकर खेलते थे, अगर आपको पता नहीं हो तो। बाकी एनगिडी, शामसी ये तो है ही। लिजार्ड विलियम्स काफ़ी अच्छे फॉर्म पर नजर आ रहे हैं और फिर से मेरे लिए मस्ट हैव होने वाले हैं। एनगिडी भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। तो और जैसा मैंने पहले ही बताया है कि डॉल्फिन्स के अंदर भले ही स्पिनर्स उतना अच्छा नहीं कर पाते हो, लेकिन पेसर्स का तो रोल रहता ही है, तो उस मामले में इनको भी आपको रखना पड़ेगा। तबरेज शामसी एक और प्लेयर जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। काफ़ी जनता उनको आज के मैच में मिस भी कर रही है, सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखेंगे करंटली, लेकिन काफ़ी जनता ले भी रही है। लेकिन अगर आप मेरा वोट मानेंगे तो मैं तबरेज शामसी को ऑफकोर्स आज के मैच में अवॉइड करना पसंद करूंगा। कैप्टन मस्करन चॉइस की बात करें तो महाराज फ्राइलिंग इनके ही भीतर लोग जाएंगे। फ्राइलिंग हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द लोगों की कैप्टन मस्करन चॉइसेस में आए, लेकिन महाराज की एबिलिटी क्या है उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है, भले ही वो विकेट ले या नहीं ले। उसके बाद मिलर और सुब्रायन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं आज के मैच में। और उसके बाद सारेल एरवी। अगर आप देख रहे हैं कि पहले मैच में ऐसा कोई रिजल्ट आता है जो कि हो सकता है कि डॉल्फिन्स को थोड़ा रिलैक्स कर दे या फिर उतना ज़्यादा प्रेशर ना बना पाए, तो आप एक्सपेक्ट करना कि रुआंडे शॉट बॉलिंग भी कर सकते हैं, और अगर वो बॉलिंग करते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। मैं अभी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और टाइटंस की तरफ से मॉरिस और एल्गार इनके लोग जा सकते हैं। अभी के लिए तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर उनके सिर्फ बॉलर्स ही कर रहे हैं, जैसे कि लिजार्ड विलियम्स। मॉरिस को काफ़ी लोग बना रहे हैं। एनगिडी बैट्समैनों में से खास कुछ आया नहीं है, और क्लासन उसके बाद, और मार्करम अगर आप चाहो तो। एनगिडी एल्गार मेरे लिए आज के मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नजर आते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मैंने नोटिस करा है कि जब भी एल्गार खेलते हैं टाइटंस मतलब डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में, इन डरबन स्पेशली, अगर भले ही पूरा टीम उतना खास कुछ नहीं कर पाए, एल्गार हमेशा ही अच्छा करते हैं। और इवन मोमेंटम वनडे कप में तो उन्होंने बॉलिंग भी कराई हुई थी और वहाँ पर भी उन्होंने सक्सेस हासिल करा है। तो इसीलिए तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। ये जो कॉम्बिनेशन है मैंने थोड़ा सा सेफ रह के बनाया है। हो सकता है फाइनली मैं इस टीम के साथ नहीं जाऊं। रिस्क ये है, बैटिंग सेक्शन में मैंने मकानिया को रखा है। काफ़ी लोग इनको मिस भी कर सकते हैं। अभी के आप देख सकते हैं इनका सिर्फ 11% सिलेक्शन हो चुका है और आगे आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। डेविड मिलर को मैंने सिर्फ सेफ रहने के लिए रखा है। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इनको रख लेना, और अगर दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो डेविड मिलर और जॉन डो में से ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा। जॉन डो मेरे लिए तो प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। बाकी अगर आप मकन्या को यहाँ पर ले रहे हो तो हो सकता है कि आप दोनों को ही अवॉइड कर दो। तो क्या कर सकते हैं आप उसके जगह पर, देखिए सुब्रायन, फ्राइलिंग, महाराज, ये तीनों तो मेरे लिए होंगे ही। फ्राइलिंग को मैं हो सकता है बड़ी लीग में रिस्क लूँ, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। स्मॉल लीग में मत लेना, काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं,
तो अगर आप यहाँ से मिलर और मकन्ना में से किसी एक को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो आपके पास स्पेस बन जाएगा क्रिस मॉरिस के लिए। मैंने यहाँ पर क्रिस मॉरिस को नहीं लिया है क्योंकि मैंने 3 बॉलर को रख लिया है, 3 बैट्समैन भी मेरे पास हैं, इसीलिए। अगर आप स्पेशली मकन्ना को ड्रॉप कर रहे हैं तब तो क्रिस मॉरिस आपके लिए बनता ही है। एडन मार्करम का रिस्क मैंने यहाँ पर लिया है, हालांकि वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं उसको लेकर मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व करा है कि डरबन में एडन मार्करम उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस अगर बात करी जाए तो बैटिंग सेक्शन में आपके पास जॉन्डो का ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया। कीगन पीटरसन को काफ़ी लोग ले रहे हैं बैटिंग फर्स्ट में, आप भी इनको कंसीडर कर सकते हो। कंसिस्टेंटली इन्होंने भी स्कोर करा हुआ है, बैटिंग फर्स्ट या सेकंड कोई मैटर नहीं करता, आप ले सकते हो। इनको कंसिस्टेंटली स्कोर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि टाइटंस की बॉलिंग जो है उतनी बुरी नज़र नहीं आ रही है मुझे, तो इसीलिए मैंने अभी के लिए इनको नहीं रखा है। लेकिन ऑफकोर्स आप ले सकते हो। मैच का रिजल्ट देखना, पहले मैच का रिजल्ट क्या आ रहा है, उस हिसाब से रुआन डे शॉट का इंपॉर्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये मैच का इंपॉर्टेंस उतना नहीं होता है तो हो सकता है कि डॉल्फिन्स रुआन डे शॉट को बॉलिंग दे, और अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आखिरी बार जब जो मैच इन्होंने खेला था एज एन ऑलराउंडर खेला था, बॉलिंग करी थी, 3 विकेट निकाला था। और बॉलरों में से देखा जाए तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, केविन मुंगरू, इन्होंने भी आखिरी बार जो खेला था 2 विकेट निकाला हुआ था। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग क्वेश्चन चाहिए डॉल्फिन्स की तरफ से तो आप केविन मुंगरू को ट्राई कर सकते हो। रॉबी फ्लाइनिंग को रखने का एक ही रीज़न है, भले ही बॉलिंग से वो कुछ करे या नहीं करे, बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं और हिटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं ये, तो इसीलिए मैंने रख लिया है, कोई इशू नहीं है इनको लेने में। और काफ़ी लोग बाटमन के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों पेसरों में से मुझसे पूछेंगे तो मैं मुंगरू को ही प्रायोरिटी जो है दूंगा। कैप्टन भास्कर में चॉइस की बात करें तो क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉरिस को नहीं रखा है तो यूनिवर्सल कैप्टन तो मेरे लिए गए, तो मेरे लिए सबसे जो इजी कैप्टन चॉइस बन जाते हैं इस फिक्चर में, वो मतलब इस टीम में, वो है महाराज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए महाराज के अलावा तो फ्राइडिंग का ऑप्शन है, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा आज के मैच में वो नहीं आ रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड्स उतने खास तो नहीं है जितने डॉल्फिन्स के स्पिनर्स के हैं टाइटंस के अगेंस्ट में। तो आपके पास सुब्रायन का ऑप्शन आ जाता है अगर आप थोड़ा अलग हट कर रहना चाहते हो, और डी नेलगार्ड जिनका स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि इस कॉम्बिनेशन में, मतलब डॉल्फिन्स एंड डरबन, ये कॉम्बिनेशन जब भी उनके सामने आता है तो वह अच्छा करते हैं। और एक और जो अलग हट के पिक आपके लिए हो सकता है वह साढ़े ले भी काफ़ी लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं, और हो सकता है अगर वो चेस करने आए तो और भी लोग इनको अवॉइड करने लगे। ठीक है, एक ही मैच में अभी तक चले हैं, लेकिन हमेशा ही स्टार्ट उन्होंने लिया हुआ है टाइटंस के अगेंस्ट में, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आखिरी मैच में रन आउट हो गए थे, याद होगा आपको शायद। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स आप कुछ कर सकते हैं। मैच का रिजल्ट, पहले वाला मैच का रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब मैच अगर नहीं भी होता है तो उसको भी कंसिडर कर लेना, अगर नहीं होता है तो डॉल्फिन्स के ऊपर और भी नहीं कोई प्रेशर होगा तो तब भी वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपनी टीम में। ये सब कुछ कंसिडरेशन में रखना और उस हिसाब से अपनी टीम जो है बनाना। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट ओवर पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।